सो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्रिमिनल लॉ का कार्डिनल प्रिंसिपल है कि कोई काम जो है वो तब तक क्राइम नहीं होता जब तक उसके पीछे कोई गिल्टी माइंड नहीं होता है। जैसे सपोज करो आप बंदूक से एक झाड़ी के ऊपर फायर करते हो और आपकी कोई मंशा नहीं है कि किसी आदमी को मारने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस झाड़ी में कोई आदमी बैठा होता है और जिसके कारण वो बुलेट उसको हिट हो जाती है और वो आदमी वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या ये क्राइम होगा? आंसर है नो। इसी तरह से सपोज करो कि आप लकड़ी काट रहे हो और कुल्हाड़ी जो है उससे आप लकड़ी काट रहे हो और आपने आसपास जो एक दो आदमी था उनको भी कहा भाई थोड़ा दूर हट जाओ, कुल्हाड़ी लग सकती है, लेकिन बाई एक्सीडेंट उस कुल्हाड़ी का जो आगे का लोहे का हिस्सा है वो उछट के किसी आदमी को टकरा जाता है और उसको ग्रीवियस हर्ट या आप डेथ कह सकते हो उसकी हो सकती है। अब इस एग्जाम्पल में भी चूँकि आपकी मनसा नहीं थी, चूँकि आपकी गिल्टी माइंड नहीं था, ब्लेम वर्दी एक्ट नहीं था, ऐसे जो कृत्य हैं जिसमें करने वाले का गिल्टी माइंड नहीं होता उसको वो एक्ट जो है क्राइम नहीं होता है। और इस कार्डिनल प्रिंसिपल को, जो ये प्रिंसिपल हमने बताया दैट द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ दैट एन एक्ट इज़ नॉट क्राइम अनलेस इट इज़ कपल्ड विद गिल्टी माइंड, ये प्रिंसिपल एक मैगजिम के अंदर है, सेइंग या कहावत आप बोल सकते हो, जो कि बहुत फेमस है। इन क्रिमिनल लॉ के स्टूडेंट को वो याद होनी चाहिए। एक्टस नॉन फैसिट रियम nisi min sit rea, and the meaning of this maxim is that an act is not crime unless it is coupled with the guilty mind. That mean आपका एक्ट जो रिजल्ट कोज करता है, जो कि लॉ प्रोहिबिट करना चाहता है, वो तब तक क्राइम नहीं होगा जब तक आप उस एक्ट करते समय आपका जो मेंटल कंडीशन थी वो किसी तरह से ब्लेम वर्दी नहीं थी, या आपका मेंटल एलिमेंट जो है वो गिल्टी नहीं था। यानी कि इस मैगजिम से हम ये पता लगाते हैं कि क्राइम के दो एलिमेंट होते हैं, एक एक्टस रियस एंड सेकंड आपका है मेंस रिया। एक्टस रियस को आप फिजिकल एलिमेंट भी कह सकते हो एंड मेंटल एलिमेंट जो है वो है आपका मेंस रिया। अब सपोज करो एक मर्डर का एग्जांपल लेता हूँ जो हमारे आईपीसी के अंदर है सेक्शन 300 में, या कल्पेबल होमिसाइड का आप एग्जांपल ले लो सेक्शन 299 में। हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद इंटेंशन टू कॉज डेथ और विद इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ और विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। तो यहाँ पे पहला हम लेते हैं दैट हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। सपोज एक आदमी जो है वो ए जो है वो बी को चक्कू मारता है, स्टैब करता है। अब यहाँ पे जब बी को स्टैब करता है तो उस स्टैब करते समय अगर उसकी इंटेंशन थी कि उसकी डेथ कॉज हो जाए, या सेकंड क्लॉज जो है इसमें सेकंड पार्ट 299 में कि उसकी इंटेंशन थी कि मैं इसका पेट चीर दूं और वो पेट चीरना अपने आप में डेथ कॉज कर सकता हो, या चक्कू मारना आप ये कह सकते हो, या और किसी आदमी को पहले फ्लोर से नीचे फेंकना, वो अपने आप में इतना डेंजरस एक्ट है जिससे कि डेथ हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में बिकॉज आपने जो चक्कू मारा, जो स्टैबिंग की, वो स्टैबिंग जो है उसके कारण डेथ कोज हुई, लेकिन उस डेथ कोज के साथ जो स्टैबिंग के पीछे आपका मेंटल एलिमेंट था, मेंसरिया था, गिल्टी माइंड था। अगर सपोज करो दूसरी सिचुएशन में आप कहीं चक्कू हाथ लिए हुए हो और एक्सीडेंटली आप
जो है धक्का लग गया और किसी आदमी को वो स्टैब हो जाता है, या कोई आदमी आप ऐसे चक्कू लिए हुए उधर से कोई भागता हुआ अचानक से उस पर टकरा जाता है, तो उस सिचुएशन में आपका मेंटल एलिमेंट नहीं होता है, आपका ब्लेम वर्दी माइंड नहीं होता है, आपका गिल्टी माइंड नहीं होता है, एंड दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्राइम। इसलिए किसी क्राइम के अंदर ये दोनों एलिमेंट होना ज़रूरी है, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। अब हम समझते हैं कि ये एक्टस रियस क्या होता है। एक्टस रियस एक्ट नहीं होता, एक्टस रियस इज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट। एक्टस रियस आपके कृत्य का परिणाम है। एक्टस रियस आपका कृत्य नहीं है, आपके कृत्य का परिणाम है। आपने बुलेट फायर की, ये बुलेट फायर की ये कोई जो है प्रोहिबिटेड एक्ट नहीं है। आपके बुलेट फायर करने से किसी की डेथ कोज कर गई, सो ये जो डेथ कोज हुई दैट इज एक्टस रियस। सो एक्टस रियस इज नॉट द एक्ट, द एक्टस रियस इज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट, द रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट दैट लॉ सीक्स टू प्रिवेंट, जो कि लॉ प्रिवेंट करना चाहता है। अब जब सेक्शन 299 आप पढ़ते हो आईपीसी का, तो उससे ये पता लगता है दैट हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट। वो ये नहीं कह रहा है कि आपने डेथ चक्कू से की, या आपने डेथ फायरिंग से की, या आपने डेथ किसी को ऊपर से गिरा के की, या आपने डेथ किसी की स्टारवेशन से की, यानी खाना नहीं देने से की। वो कहता है कोई भी ऐसा कृत्य जिसका परिणाम डेथ है, यानी एक्टस रियस आपका कृत्य नहीं है, एक्टस रियस उसका परिणाम है। अगर आपके काम से डेथ नहीं होती है तो सेक्शन 299 का एक्टस रियस कंप्लीट नहीं होता है। सेक्शन 299 के एक्टस रियस जो लॉ का पर्पज है, लॉ सीक्स टू प्रिवेंट द डेथ बाय एनी अदर पर्सन। सो यहाँ पे लॉ चाहता है कि किसी को कोई मारे ना। सो दिस सेक्शन 299, the actus reus is not the act, but by your act the death of the deceased person, that is the actus reus. Okay, now जो रिजल्ट है आपके एक्ट का, ये रिजल्ट आपके एक्ट के द्वारा ही होना चाहिए, ये रिजल्ट आपके एक्ट का ही परिणाम होना चाहिए। अगर आपके एक्ट का परिणाम रिजल्ट नहीं है, यानी आपने जो एक्ट किया उसके कारण उसकी डेथ नहीं हुई है, तो उस केस में जो है कैजुअल लिंक नहीं बनेगा, और वो ये नहीं कहा जाएगा कि आपके एक्ट के कारण उसका ये परिणाम हुआ, दैट मीन एक्टस रियस कंप्लीट नहीं होगा। एक्ट जो आपने कृत्य किया और उस कृत्य के परिणाम के बीच में कैजुअल लिंक होना चाहिए, जिसको कोजा कजोनस कहते हैं, या आप इमीडिएट कॉज भी कह सकते हैं। सपोज करो आप एक बंदे को मारने के लिए उसके पीछे भागते हो कि मुझे आज इसको चक्कू से मारना है, एंड वो जो है डर के आगे भाग जाता है, और डर के भाग के वो कुएं में कूद जाता है, एंड कुएं में कूदने के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब आप देखो कि क्या ये जो उसकी मौत है, जो एक्टस रियस है, डेथ ऑफ द दैट पर्सन, क्या इसकी मौत का इमीडिएट काज आपका स्टैब करना या आपके भगाने का था या नहीं था। अगर यहाँ पे आप कह सकते हो कि यस, इसका इमीडिएट कॉज जो है वो मेरा कृत्य था या वो अक्यूज का कृत्य था, तो उसमें वो कैजुअल लिंक बन जाता है, वो इमीडिएट कॉज बन जाता है, अदरवाइज वो कॉज नहीं बनेगा। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसके अंदर उसके पास और भी रास्ते थे, कुएं में कूदने की बजाय वो कहीं और छिप जाता, वो भाग लेता, इसलिए जो है ये डायरेक्ट कॉज नहीं है। अगर आपने स्टैब किया और स्टैब करने के बाद में वो तुरंत नहीं मरा, 2 महीने बाद में उसी की इंजरी के इन्फेक्शन से मर गया, यहाँ पे आपके जो एक्ट किया स्टैबिंग, जो चक्कू मारा, उसी का परिणाम है। चाहे वो परिणाम तुरंत हो या परिणाम थोड़े दिन बाद में हो, लेकिन वो परिणाम आपके एक्ट का ही होना चाहिए। अदरवाइज जो है आपका इमीडिएट कॉज का जो कॉन्सेप्ट है, जो कैजुअल लिंक का कॉन्सेप्ट है,
जो कैजुअल नेक्सस का कॉन्सेप्ट है या कोजा कजोना है वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि कॉजेशन ऑफ क्राइम, एंड कॉजेशन ऑफ क्राइम में है कि जो आपने कॉज किया उसके बीच में अगर दूसरा कोई एक्ट है लेकिन उसका मिनिमल कॉजेशन है, मिनिमल कॉजेशन, तो वो मिनिमल कॉजेशन जैसे कि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो ऐसे में वो आपके एक्ट और परिणाम की कड़ी को तोड़ता नहीं। दो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज करो कि ए ने बी को चक्कू मारा, ए ने बी को स्टैब कर दिया और चक्कू की इंजरी के कारण वो बंदा जो है उसकी ब्लीडिंग हो गई, खून निकलने लगा और उसको जो है प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अब यहाँ पे जो प्रॉपर कारण से हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया गया, इसको हम मिनिमल कॉजेशन कहते हैं। क्या ये जो सब्सीक्वेंट एक्ट है ये आपके एक्ट और परिणाम की कड़ी को तोड़ सकता है? और आंसर है नहीं। लेकिन दूसरा हम उदाहरण देते हैं कि आपने एक बंदे को स्टैब किया, ए ने बी को स्टैब किया और बी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से जा रहा था और उसी समय एम्बुलेंस का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और उस एम्बुलेंस के ऊपर से ट्रक चढ़ गया, जिसके कारण बी की जो है ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई। अब यहाँ पे जो सब्सीक्वेंट एक्ट था उसने उसकी स्टैबिंग और डेथ के परिणाम की कड़ी को तोड़ दिया है। सो इसमें हम ये नहीं कह सकते, और जो नॉर्मल कोर्स में लोग कहते हैं कि अगर उसको स्टैबिंग ही नहीं होता तो वो एम्बुलेंस से नहीं जाता, एम्बुलेंस से नहीं जाता तो उसकी ट्रक से टक्कर नहीं होती, ऐसा नहीं देखना है। हमें देखना है कि जो सब्सीक्वेंट एक्ट हुआ, क्या वो सब्सीक्वेंट एक्ट है वो आपके एक्ट और परिणाम, जिसको एक्टस रियस कहते हैं, जो लॉ रोकना चाहता है, जैसे कि यहाँ पे डेथ कल्पेबल होमिसाइड के लिए, क्या इसके बीच की कड़ी को तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता है? अगर ये बीच की कड़ी को तोड़ता है, ये सफिशिएंट इंटरवेंशन है, तब तो आपका जो एक्टस रियस है दैट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ योर एक्ट एंड सो देयर इज़ नो कैजुअल रिलेशन। लेकिन अगर ये जो इंटरवेंशन है ये ओनली मिनिमल कॉजेशन है, तो मिनिमल कॉजेशन के केस में आप कहोगे कि जो परिणाम हुआ, जो डेथ हुई उस आदमी का, उसका कारण जो है आपका एक्ट ही था। एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। सपोज ए ने बी को स्टैब किया और बी क्रिश्चियनिटी में ही एक तरह की कम्युनिटी होती है जिसे जिहोवा विटनेस कहते हैं, और जिहोवा विटनेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोहिबिटेड है। ब्लड जो है वो नहीं चढ़वाते, खून नहीं चढ़वाते हैं दूसरे का। सो ए ने बी को स्टैब कर दिया, बी को चक्कू मारा, जिससे उसको काफ़ी खून बह गया, ब्लीडिंग हुई, एंड बी वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। बी ने खून चढ़वाने से मना कर दिया। अब इस केस में ए ये आर्ग्यू नहीं कर सकता कि मेरा चक्कू मारने से उसकी डेथ नहीं होती अगर वो प्रॉपर टाइम पे खून ट्रांसफ्यूजन करवा लेता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लेता। या दूसरा एग्जाम्पल कि ए ने बी को स्टैब किया, बी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, तो हॉस्पिटल के अंदर जो है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, या हॉस्पिटल में उसको वेंटिलेटर पे रखना था, ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म था। तो ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट या प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंचाना, दीज आर कंसीडर्ड एज मिनिमल कॉजेशन, और ये आपके एक्ट और परिणाम की कड़ी को नहीं तोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई सब्सीक्वेंट कंडक्ट ऐसा है या सब्सीक्वेंट कंडक्ट ऐसा है जिसके कारण उसकी डेथ हुई है, तो आपके एक्ट का वो परिणाम नहीं है, एंड दैट मीन वो जो एक्टस रियस है उसको आपने नहीं किया है। उस जो परिणाम जो लॉ रोकना चाहता है वो आपने नहीं कॉज किया है,
बिकॉज आपने जो एक्ट किया उसके कारण वो परिणाम नहीं हुआ। जैसे सपोज करो एक फादर है, वो अपने बच्चे को थोड़ा स्कॉल्ड कर देता है कि आपकी पुअर परफॉर्मेंस है, एंड इस बात को लेके बी जो बच्चा है वो अपने आप को हैंग कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। अब यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि ए ने बी का जो है मानव वध किया, कल्पेबल होमिसाइड किया। अब यहाँ पे आपको वो जो सामाजिक वाला चीज़ है उसको हटा के आपको देखना है कि क्या ए की स्कॉल्डिंग का डायरेक्ट परिणाम है उसकी डेथ या नहीं, और स्कॉल्डिंग से डेथ नहीं होती है। हाँ, वो स्कॉल्डिंग मे बी द फोर्स बिहाइंड डूइंग दैट एक्ट था, उस बंदे ने अपने आप को हैंग किया, उसकी डेथ जो थी वो हैंगिंग के कारण हुई, और वो हैंगिंग उसके फादर ने नहीं की। दैट मीन जो डेथ हुई दैट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ द फादर, एंड यू से दैट फादर हैज़ नॉट कमिटेड द एक्टस रियस, उसके फादर ने वो एक्टस रियस नहीं किया। ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का, जो कि आप टॉर्ट के अंदर पढ़ते हो, कॉन्ट्रीब्यूटरी। सपोज एक बंदा बहुत तेज गति से बाइक चला रहा है, रैश एंड नेग्लिजेंस तरीके से, जो रोड की लिमिट है 50 किलोमीटर पर आवर, उस पे 80 किलोमीटर पर आवर से या 90 किलोमीटर पर आवर से, और ऐसे में उसने बी को टक्कर मार दी और जिसके कारण बी की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे ए कंटेंट करता है कि ये जो रोड था, इस रोड पे बी को भी तो देख के आना चाहिए था, और बी की भी गलती है, बी अचानक से भाग के आ जाता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस या कॉन्ट्रीब्यूटरी फॉल्ट की जो थ्योरी है, जो टॉर्ट के अंदर होती है, ये क्रिमिनल लॉ में एप्लीकेबल नहीं होती। अगर हमें देखना है, जैसे आप सेक्शन 304 कैपिटल ए में देखो, सेक्शन 304 में द कॉज ऑफ द डेथ मस्ट बी बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। क्या आपके रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से डेथ कॉज हुई है कि नहीं, ये हमें देखना है। और उस केस में कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कहीं पे उसका यूज होता नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूटरी फॉल्ट के नाम पे आप क्रिमिनल लाइबिलिटी से नहीं बच सकते। अब हम चलते हैं मेंसरिया के ऊपर। मेंसरिया, जैसा कि मैंने बताया, मेंसरिया का मतलब है द मेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम, एंड द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ is that both these actus reus and mensaria should be present, and mensaria means the some blameworthy mental condition, blameworthy जिस पे आप blame लगा सको, mental condition। अब आईपीसी के अंदर हम कैसे पता लगाएं कि ये मैक्सिम जो है वो फॉलोड होती है, कि ये दोनों एलिमेंट हमने बताए ये सही में क्राइम्स के हर प्रोविज़न में होते हैं कि नहीं होते हैं आईपीसी के अंदर। तो इसके दो टेस्ट हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो। पहली बात तो आईपीसी के जहाँ भी प्रोविज़न है उसमें कोई ना कोई ऐसा वर्ड है जो मेंटल कंडीशन को दिखाता है, जो ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन को दिखाता है, जो मेंसरिया को सजेस्ट करता है, एक्सप्रेसली सजेस्ट करता है। जैसे कि सेक्शन 299, whoever causes death by doing an act with intention of causing death, with intention of causing such bodily injury as likely to cause death, with knowledge। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम मेंटल एलिमेंट्स को दिखाते हैं, जो मेंसरिया को दिखाते हैं। और मेंसरिया की 3 मेन स्टेजेस हैं। फर्स्ट है आपकी इंटेंशन, जो कि सबसे ग्रेव और सबसे प्रबल है। सेकंड ब्लेम वर्दी स्टेट है मेंसरिया की, वो है नॉलेज।
जहाँ पे आपकी इंटेंशन तो नहीं, लेकिन लॉ प्रिज्यूम करता है कि आपको पता होना चाहिए था, इससे ये परिणाम हो सकता है। और तीसरा है रीज़न टू बिलीव। सेक्शन 26 में रीज़न टू बिलीव डिफाइन है। उसके साथ ही बहुत सेक्शंस में जब आप देखोगे तो वर्ड होता है वॉलंटरली, हुएवर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, हुएवर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। सो वॉलंटरली शब्द जो है, वॉलंटरली शब्द का मीनिंग क्या होता है? और ऑस्टिन कहता है कि वॉलंटरली का मतलब है द मूवमेंट ऑफ द बॉडी विच इज़ इन कंसिक्वेंस ऑफ द डिटरमाइंड विल। यानी आपकी डिटरमाइन इच्छा के साथ जो मूवमेंट होता है दैट इज़ वॉलंटरली। एंड सेक्शन 39 जो आपका आईपीसी का है वो डिफाइन करता है वॉलंटरली को। एंड सेक्शन 39 आपका आईपीसी का वो वॉलंटरली को कैसे डिफाइन करता है, दैट ए पर्सन इज सेड टू कॉज द इफेक्ट वॉलंटरली। सी द वर्ड इज यूज इफेक्ट, बिकॉज एक्टस रियस में आपका एक्ट प्रोहिबिटेड नहीं है, आपका रिजल्ट प्रोहिबिटेड है। ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली which he causes by means whereby he intended to cause it, by means which at the time of employing those means he knew or has the reason to believe। अब यहाँ पे तीनों वर्ड हैं, whereby he intended to cause it, second at the time of employing he knows, that means knowledge, third that he has the reason to believe। that means section 39 के अकॉर्डिंग वॉलंटरली एक्ट, वॉलंटरली कृत्य वह है, वॉलंटरली काम वो है जो आप या तो करना चाहते हो या आपको नॉलेज है उसको करते समय, या आपको रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव लोवेस्ट लेवल का होता है जहाँ पे इवन आपको डायरेक्ट नॉलेज भी नहीं है, लेकिन ऐसे फैक्ट हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये हो सकता है। जैसे कि हिंदू रिलीजन के अंदर अगर कोई औरत मांग भरे हुई है तो ये रीजन है टू कंसीडर दैट शी इज मैरिड, शी इज मैरिड टू समवन। ओके, अब यहाँ पे हम जो है उसी के साथ आईपीसी की अलग अलग प्रोविजंस में आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिससे आप पता लगाते हो कि एक्सप्रेसली मेंसरिया है। जैसे कि पहला वर्ड मैंने बताया वॉलंटरली, हुएवर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, हुएवर वॉलंटरली मूव्स एनीथिंग, हुएवर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट एटसेट्रा। सेकंड जो वर्ड है आपका वो है इंटेंशन, लाइक मर्डर में आपको इंटेंशन मिलेगा, कल्पेबल होमिसाइड में आपको इंटेंशन मिलेगा। समटाइम इट इज़ यूज एज लाइक विद इंटेंट टू, लाइक चीटिंग में with intent to defraud, or word intentionally, or the word willfully, or the word maliciously, मतलब गलत इरादे से। और ऐसा वर्ड मिलेगा deliberately। deliberately is also showing that you are doing that act because you want to do that act, it was not something accidentally caused। और डेलिब्रेटली, और उसी के साथ वांटनली। ये कुछ वर्ड हैं जो आपको अलग अलग आईपीसी की धाराओं में मिलेंगे, आईपीसी के प्रोविजंस प्रावधानों में मिलेंगे, जो कि आपका मेंटल एलिमेंट दिखाते हैं, जो कि आपका मेंटल एलिमेंट दिखाते हैं। अब यहाँ पे जो हमने ये सारे जो वर्ड्स किए जो कि अलग अलग मेंटल एलिमेंट्स को दिखाते हैं, ये प्रूव करता है कि आईपीसी के अंदर एक्सप्रेसली मेंसरिया की ज़रूरत होती है। सेकंड जो है हमारा जो जनरल एक्सेप्शन है पार्ट 4 ऑफ द आईपीसी, वो कहता है कि अगर कोई एक्ट है एंड उसमें जो जनरल एक्सेप्शन के अंदर एक्सक्यूजेबल जनरल एक्सेप्शन है। क्यों एक्सक्यूज हैं? बिकॉज उसमें रिक्विजिट मेंटल कंडीशन नहीं है।
जैसे कि अगर कोई काम करता है बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, किसी ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया, सेक्शन 76। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आपने देखा जंगल में कि आपको लगा कि जो है जंगल में से शेर आ रहा है, जबकि वहाँ से कोई आदमी आ रहा था, और उस मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यू फायर्ड, सो इट वुड नॉट अमाउंट टू एनी ऑफेंस। 76 कहता है। एक्सीडेंट, सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी, दैट अगर कोई आदमी लॉफुल काम को लॉफुल तरीके से फुल केयर और प्रिकॉशन के साथ करता है और उसके बाद में भी अगर एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो इट विल नॉट अमाउंट टू एनी ऑफेंस। सिमिलरली इन्फिनिटी, सेक्शन 82, इफ़ देर इज ए चाइल्ड, बच्चा है 7 साल से छोटा, वो कुछ भी करता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए चाइल्ड बिलो 7 ईयर ऑफ एज। इस प्रिंसिपल को हम डोली इनकैपेस कहते हैं। इंसेनिटी, इफ द पर्सन इज इनसेन एंड इफ ही डिड द एक्ट, सेक्शन 84, और विद इंटॉक्सिकेशन, सेक्शन 85। ये सारे प्रोविजंस जो हैं ये जनरल एक्सेप्शन में आते हैं, यानी इन सिचुएशंस ये जो आदमी अगर कभी काम करते हैं तो वो काम जो है वो कृत्य से कोई भी परिणाम हो वो ऑफेंस नहीं होगा। और इसके पीछे का लॉजिक ये है बिकॉज ये लोग जो भी सिचुएशन में या जो जिस हैं, जैसे कि इन्फेंसी के आधार पे या इंसैनिटी के ग्राउंड पे या इंटॉक्सिकेशन के ग्राउंड पे, उस समय उनका वो गिल्टी माइंड नहीं होता, वो ब्लेम वर्दी माइंड नहीं होता, उनके पास रिक्विजिट मेंसरिया नहीं होता। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों से हमें पता चलता है कि द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मिन्सिट्रिया इज प्रॉपरली फॉलोड थ्रू आउट द आईपीसी। जो आपका हर प्रोविज़न के अंदर एक्सप्रेस वर्ड यूज होना जो मेंसरिया को दिखाता है, मेंटल एलिमेंट को दिखाता है, और जनरल एक्सेप्शन में उन कृत्यों को एक्सक्लूड करना जहाँ पे करने वाले की मेंसरिया नहीं होती है। ऐसे इन दोनों उदाहरणों से पता चलता है कि आईपीसी के अंदर जो है ये मैक्सिम फॉलो होती है। अब जो हम कहते हैं जो एक्ट, वॉलंटरली एक्ट, या सेक्शन 299 में whoever causes death by doing any act। अब यहाँ पे जो एक्ट वर्ड है, ये एक्ट क्या एक एक्ट होता है या ये एक्ट जो है ये इलीगल ओमिशन भी हो सकता है। सेक्शन 32 ऑफ आईपीसी सेज दैट एक्ट इंक्लूड्स एक्ट एज वेल एज इलीगल ओमिशन। सपोज करो जेल के अंदर जेलर किसी कैदी को खाना ना दे। अब यहाँ पे उसने कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं किया, बल्कि उसकी जो ड्यूटी थी खाना देने की, लीगल ड्यूटी, उसको उसने ओमिट कर दिया। तो इसको हम इलीगल ओमिशन बोलते हैं। एक्ट मतलब ऐसा पॉजिटिव काम जिसके द्वारा आप परिणाम खोज करो, और इलीगल ओमिशन का मतलब होता है कि ऐसा काम जिसको करना आपकी लीगल ड्यूटी है, बस उसको काम करने में आप फेल हो जाओ, तो उसको हम बोलते हैं आपका इलीगल ओमिशन। सपोज एक छोटा चाइल्ड है दैट कैन नॉट फीड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, खाना नहीं पिलाती है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या आप इसको सेक्शन 299 में लाएंगे, whoever causes death by doing an act, क्योंकि एक्ट तो उसने पॉजिटिवली नहीं किया जिसके कारण उसने गला नहीं घोटा, उसने उसका सर नहीं फोड़ा जिससे उसकी मौत हो, बट हाँ उसकी लीगल ड्यूटी थी बीइंग मदर कि उसको खाना देती, एंड ऐसे में उसको खाना नहीं दिया या जेलर ने खाना नहीं दिया, या अगर आप परिवार में किसी बंदे को खाना नहीं देते हो या खाना खाने नहीं देते हो, तो ऐसे सिचुएशन में इलीगल ओमिशन के कारण भी डेथ होता है। और इसी पे एक जो है बड़ा केस है जिसका नाम आप लिख सकते हो, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1782। इस केस में एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को खाना नहीं देता है और बहुत कम खाना देता है, धीरे धीरे वो माल नरिस्ट का शिकार हो जाती हैं एंड उसको घर से भी बाहर नहीं जाने देता, कोई पॉजिटिव काम नहीं करता जिससे उसका डेथ हो, बट हाँ उसको ओमिशन करता है और इस ओमिशन ईयर इज़ 1961। वो जो लेडी है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि मियर स्कल्टन में कन्वर्ट हो जाती हैं, हड्डियां रह जाती हैं। और उसके बाद एक दिन हस्बैंड नहीं ऑफिस जाता है तो उसको मौका मिल जाता है एंड शी वेंट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो उसकी सिचुएशन देख के डॉक्टर जो है वो उनको बुलाते हैं और पुलिस को बुलाने के बाद में हस्बैंड के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का होता है। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती तो वो हो जाता आपका मर्डर का एक्टस रियस। यहाँ पे आपका एक्टस रियस क्या है, that through this act you attempt to cause the death of the lady. So section 307 में actus reus है attempt to cause death, section 299 में जो है आपका actus reus है to cause death, section 300 में है to cause death। डिफरेंट sections में डिफरेंट आपके actus reus हैं। अब जो एक्ट है वो क्या सिंगल एक्ट होता है या सीरीज ऑफ एक्ट हो सकता है, या सिंगल ओमिशन या सीरीज ऑफ ओमिशन होता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सेक्शन 33 ऑफ IPC कहती है कि द एक्ट मे बी सिंगल एक्ट और इट मे बी सीरीज ऑफ एक्ट, इट मे बी सिंगल ओमिशन और सीरीज ऑफ ओमिशन। दैट मीन आपने किसी को एक स्टैबिंग से किसी की डेथ कॉज की, this is also that through the act the death is caused, or maybe 5 person A B C D they hit a person with sticks on the head of that person, लकड़ियों से उसके सर पे मार रहे हैं 5 लोग एंड उसके बाद में उस लकड़ियों से उसका सर फट जाता है और जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। Omission also amount to act because section 32 says, ठीक है, सेक्शन 32 के हिसाब से एक्ट और ओमिशन दोनों को ही एक्ट माना गया है इस पर्पज, इस IPC के पर्पज के लिए। ठीक, अब उसके बाद में हम चलते हैं कि जो मेंसरिया हमारी होती है, इस मेंसरिया की 3 स्टेजेस तो हमने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा 2 और भी जो स्टेज होती हैं दैट इज़ नेग्लिजेंस एंड रैशनेस। नेग्लिजेंस को आप मान सकते हो कि उसमें इन एडवरेंट, दैट मीन आप जो रिजल्ट जो है वो इन एडवरेंट है, और रैशनेस जहाँ पे आपका रिजल्ट है वो एडवरेंट है। अब हम समझते हैं एक एक करके कि इंटेंशन का क्या मतलब होता है, नॉलेज का क्या मतलब होता है, और रीजन टू बिलीव, नेग्लिजेंस, रैशनेस, एंड इनको कैसे हम समझ सकते हैं। इंटेंशन का मतलब होता है वेयर यू वांट बाय डूइंग द एक्ट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सपोज करो आपने एक काम किया और उस काम का एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, आप एक्सपेक्ट करते हो इससे उसकी डेथ हो जाएगी, दैट मीन सेक्शन 299 का के लिए जो एक्टस रियस था उसका आपका मेंसरिया था। अब यहाँ पे जो मेंसरिया है वो मेंसरिया आप काम करते हुए नहीं होना चाहिए, उसका जो परिणाम है उसके संबंध में मेंसरिया होनी चाहिए। सपोज करो आपने फायर किया, झाड़ी के ऊपर फायर किया, आप इंटेंडेड टू फायर थे, तभी ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट से आपसे गोली चल गई, यू वर इंटेंडेड टू फायर एंड उसके कारण झाड़ी में कोई बैठा हुआ था जिससे उसकी डेथ हो गई।
तो अगर आप एक्ट के संदर्भ में इसको देखोगे तो आपकी इंटेंशन थी, लेकिन हमें मेंसरिया को, जो मेंसरिया है वो हमें एक्ट के संदर्भ में नहीं देखनी है, एक्टस रियस के संबंध में देखनी है। समझे? यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जो एक्ट कर रहे हो उसके रिगार्ड में आप इंटेंशन ना देखो। जो वॉलंटरली लेस है वो उसके परिणाम के बारे में देखो। क्या आपने जब वो फायर की तब क्या आप इंटेंडेड थे कि डेथ कोज हो उस आदमी की, आपको नॉलेज थी कि डेथ कोज हो, या वो झाड़ी हिल रही होती तो रीजन टू बिलीव था कि कोई उसके अंदर हो सकता है? अगर ये फैक्ट्स नहीं है, दैट मीन यू वर नॉट हैविंग दैट मेंसरिया टू कॉज द डेथ। इंटेंशन जो है, इंटेंशन आपका होता है वेयर यू वांट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। Suppose A fired on B. If A expect that through this fire B death should be caused, that means A was intended. Okay, so A में जब इस एक्सपेक्टेशन के साथ फायर किया कि B की डेथ हो, इस एक्सपेक्टेशन, इस ब्लेम वर्दी स्टेट को हम बोलते हैं इंटेंशन। इंटेंशन और मोटिव दोनों अलग चीज होते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। मोटिव वो फोर्स होता है जिसके कारण आप वो काम करना चाहते हो उस इंटेंशन के साथ। इसी एग्जाम्पल में हम मोटिव को फिट करते हैं। ए ने इस इंटेंशन के साथ फायर किया कि बी की डेथ हो जाए, क्योंकि बी की प्रॉपर्टी ए हथियाना चाहता है, तो ये मोटिव हो सकता है। या बी ने 5 साल पहले ए के बाप का मर्डर किया था, उसका रिवेंज लेना चाहता है, ये मोटिव हो सकता है। या बी ने 2 दिन पहले ए को स्कोल्ड किया था, धमकाए था, ये मोटिव हो सकता है। सो मोटिव मे बी एनी मोटिव, वेदर बैड और गुड, दैट विल नॉट प्रोटेक्ट यू। बी हो सकता है आपकी नज़र में क्रिमिनल है, आपकी नज़र में वो गलत आदमी है और आप उसको मारना चाहते हैं। आपका मोटिव यह है कि मैं समाज को इससे बचाना चाहता हूं, बट मोटिव विल नॉट सेव यू। ठीक है? सो मोटिव इज द गाइडिंग फोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ द गिल्टी माइंड। मोटिव के कारण ही गिल्टी माइंड फॉर्म होता है। कई बार बिना मोटिव भी गिल्टी माइंड फॉर्म हो जाता है, लेकिन वो ऑफेंसेस छोटे लेवल के होते हैं। ठीक है? अब सेकंड स्टेज आती है नॉलेज। नॉलेज में जब कोई काम करता है तो उसको एक्सपेक्ट नहीं होता कि उसका परिणाम वो हो जाएगा जो हुआ है, बट वो काम इस तरह से करता है कि नॉर्मल कोर्स में उसका वो परिणाम होता है, एंड लॉ इम्प्यूट कर देगा कि हर आदमी को पता होना चाहिए कि जो काम कर रहा है उसका क्या परिणाम हो सकता है। सेक्शन 39 वॉलंटरली की डेफिनेशन में ही एक इलस्ट्रेशन है, और वो कहता है कि ए जो है वो रॉबरी करने के लिए एक झोंपड़ी में आग लगा देता है, और उस झोंपड़ी में आग लगने के कारण उस झोंपड़ी में जो लोग थे वो जल के मर जाते हैं। अब यहाँ पे ए की इंटेंशन लोगों को मारने की नहीं थी, ए की इंटेंशन रॉबरी की थी। ट्रायल सपोज करो उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चल रहा है, तो कल्पेबल होमिसाइड में जो कॉज ऑफ डेथ है, जो एक्टस रियस है, जो आपका डेथ, उसके संदर्भ में क्या उसकी ब्लेम वर्दी माइंड ऑफ स्टेट था या नहीं? पहला, क्या वो इंटेंडेड था? आंसर है कि जब उसने फायर की तो क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ लोगों की मौत हो? आंसर है नहीं। लेकिन उसने ऐसा काम किया जिसके कारण उस झोंपड़ी में बैठे हुए लोगों की मौत हो सकती है, और इस कृत्य का परिणाम उसको उसके ऊपर इम्प्यूट किया जाता है कि उसको पता होना चाहिए कि जब तुमने आग लगा दी तो जिसके कारण लोग जल के मर सकते हैं। सो इसको हम बोलते हैं नॉलेज। सपोज करो कि कोई झोंपड़ी है और उसमें नॉलेज भी आप नहीं कर सकते, या कोई और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप नॉलेज भी नहीं कर सकते। आपको नहीं पता है कि उस जंगल में या आगे से कोई लोग आ सकते हैं, या सपोज करो एक
झाड़ी पे आपने फायर किया, आपको नहीं नॉलेज थी कि उस झाड़ी के अंदर कोई आदमी है, लेकिन फिर उस झाड़ी के अंदर से थोड़ा हिलना डुलना होता है और वो रीज़न टू बिलीव है कि इसके अंदर कोई जानवर या आदमी हो सकता है। सो ये थर्ड स्टेज है, बहुत ही डाइल्यूटेड, बहुत ही कम स्टेज है आपकी ब्लेम वर्दी माइंड की। लेकिन यहाँ पे भी जो है बहुत सारे ऑफेंसेस के अंदर रीज़न टू बिलीव की बात की गई है। अब नेक्स्ट आता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब है ओमिशन टू डू द ड्यूटी। जैसे आपकी नॉर्मल कोर्स में जो केयर और प्रिकॉशन लेना चाहिए था, वो केयर और प्रिकॉशन आपने नहीं लिया, तो ऐसे सिचुएशन में कहा जाएगा दैट यू वर नेग्लिजेंट। सपोज यू आर ए नर्स और you are a doctor. So as a being nurse, you have to check out the person who is in the ventilator in 4-5 hour or before that कि उसका प्रॉपर ऑक्सीजन है या नहीं है, उसका प्रॉपर मॉनिटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप उस ड्यूटी में फेल होते हो, या सपोज करो आप ड्राइव कर रहे हो और ड्राइव करते हुए आप एक स्पीड लिमिट जो है उसी स्पीड लिमिट से चल रहे हो, लेकिन उसके बाद में आप देखते हो कि आगे से कोई आदमी आ गया जिसको आप बचा सकते थे, बट आपने वो प्रिकॉशन नहीं लिया एंड आपकी गाड़ी उस आदमी से टकरा जाती है। तो अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया जिससे आप बचा सकते थे, दैट मीन यू आर नेग्लिजेंट। जहाँ पे भी ये इस्टेब्लिश कर दो कि आपने जो काम किया उसमें आपने प्रॉपर केयर और प्रिकॉशन नहीं लिया जो कि लेना चाहिए। और मर्डर जो हमारा सेक्शन 300 है, उसी के साथ एक सेक्शन आता है सेक्शन 304 कैपिटल ए, 304 कैपिटल ए, उसको आप होमिसाइड बाय नेग्लिजेंस भी कह सकते हो। और उसके अंदर जो डेथ है वो आपके रैश या नेग्लिजेंट एक्ट का जो है वो नतीजा होना चाहिए। लेकिन आपने नेग्लिजेंट एक्ट किया, उसको इस्टेब्लिश करोगे कि जो है आपका क्वेश्चन, आपने प्रिकॉशन लिया, केयर और प्रिकॉशन है या नहीं। अगर केयर एंड प्रिकॉशन होगा तब तो सेक्शन 80 में वो एक्सीडेंट में पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन 80 का एग्जेम्पशन ना मिलने का कारण यह है कि सेक्शन 80 में आपने लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर में आप करते हो और विद फुल केयर एंड प्रिकॉशन। लेकिन जब ये केयर एंड प्रिकॉशन मिसिंग हो जाता है तब माना जाता है कि आप नेग्लिजेंट थे। अगर ड्राइवर जो है, अगर एक क्रॉसिंग है, रेलवे की क्रॉसिंग, और वो लेवल क्रॉसिंग है जहाँ पे वो फट्टे ऐसे गिर जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और ऐसे क्रॉसिंग के ऊपर आप देखते हो कि जो है वो क्रॉसिंग, रेलवे का फाटक खुला हुआ है। तो अगर फाटक खुला हुआ है और आप उसमें से जो है आपने पास कर दिया अपनी व्हीकल को, अपनी बस को, और वहाँ से ट्रेन आती उसे टकरा जाती है, तो ऐसे केस में आप नेग्लिजेंट नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो लेवल क्रॉसिंग नहीं है, अनमैन्ड क्रॉसिंग है, कई जगह पे गांव में कि वो कोई आदमी नहीं होता, बस सीधा रोड होता है, उस केस में आपकी ड्यूटी है कि इस व्हीकल को बंद करके दोनों तरफ देखो कि कोई रेल तो नहीं आ रही है, और अगर वो आपने नहीं किया तब आप कह सकते हो कि यू आर नेग्लिजेंट। सो ये बहुत ही महीन सा है जब आप केयर एंड प्रिकॉशन प्रूव कर देते हो जहाँ केयर और प्रिकॉशन की ज़रूरत है, और अगर वो केयर एंड प्रिकॉशन है तो नेग्लिजेंट नहीं होगा, अगर केयर एंड प्रिकॉशन नहीं है तो नेग्लिजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे आप एडवरेंटली कुछ नहीं चाहते, इनएडवरेंटली वो परिणाम हो गया बिकॉज आपका केयर एंड प्रिकॉशन नहीं था। नेक्स्ट होता है रैशनेस, रैश एक्ट, RASHNESS। रैश एक्ट और आप एडवरेंट भी कह सकते हो। रैश मीन्स आई डोंट केयर। सपोज व्हीकल की स्पीड है किसी रोड पे 60 की एंड ए पर्सन वाज ड्राइविंग लाइक 90 किलोमीटर पर आवर,
दैट मीन वो उसका मन के अंदर ये है, ना उसको इंटेंशन है, ना उसकी नॉलेज है किसी को मारने की, ना उसको पता है कि ये ऐसा है रोड पे जहाँ पे आ सकता है कोई और अचानक से टकरा सकती है, लेकिन वो जो है ही इज़ नॉट केयर अबाउट द रिजल्ट्स। उसका एटीट्यूड यह है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं इतनी स्पीड से चलता हूँ, किसी से टकरा जाए तो टकरा जाए। एंड सो रैश एक्ट को आप कह सकते हो, इफ़ ए पर्सन डू द एक्ट इन डिफरेंस टू द रिजल्ट, बिना उसका परिणाम सोचे हुए अगर कोई आदमी काम करता है, सो दैट इज़ रैश एक्ट। सेक्शन 279 ऑफ आईपीसी मेक पनिशेबल द रैश एक्ट। अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, या आप व्हीकल को ऐसे ऐसे झुला रहे हो, या आपने देखा होगा कई लोग बहुत स्पीड से धुर्र दे करके निकाल ले जाते हैं, दैट इज़ रैश। और वो रैश ड्राइविंग करना, वेदर यू कॉज हार्म टू समवन और नॉट, कॉजिंग रैश ड्राइविंग इटसेल्फ इज ए पनिशेबल। नहीं, रैशनेस में कोई नॉलेज नहीं होती। रैशनेस का मतलब ही है कि आपने जो काम किया, you were indifferences to result of that काम, that work. You were not aware, you have not having that knowledge. Knowledge is very higher degree, second to the intention. But the rash act is such act where the knowledge is not able to prove, reason to believe is not able to prove. It is of the lower degree. एंड जो आपके आईपीसी में केस है चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कि एक बंदे का जो लेट्रिन था उसको लोग यूज़ करते थे और उसने औरल जो है डायरेक्शन भी दी, औरल जो है उसने चेतावनी दी, बट उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। एंड फाइनली दैट पर्सन हैज़ अप्लाइड एन लाइव करंट वायर, और उसके कारण एक लेडी जो है वो अंदर यूज़ तो करके आ जाती है, आते समय उसका हाथ भिड़ जाता है। एंड यहाँ पे उस बंदे को कोर्ट ने कहा कि अगर उसने तार लगाया तो वो रैश था, उसको ही वॉज इनडिफरेंसेस टू रिजल्ट कि ये किसी की डेथ भी कॉज कर सकता है। बट द एक्ट वॉज नॉट सच दैट इट हैज़ टू बी डिफ्रेंशिएटेड विद द नॉलेज। नॉलेज के अंदर जब आप एक्ट कर रहे हो ना, उसमें आप एक्सपेक्टेड नहीं हो उसको परिणाम की, लेकिन जो आप एक्ट करो, जैसे सेक्शन 299 क्लोज 2 में, या आप सेक्शन जो है वहाँ पे जाते हैं 299 में, तो वहाँ पे इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ। आपने जो बिरसा सिंह का केस था कि सपोज करो किसी के हाथ पैर काट दिए, अब हाथ पैर काट दिए, आपको इंटेंशन नहीं है कि उसकी डेथ हो, आप चाहते हो इसका हाथ पैर काटे करे पूरी ज़िंदगी भीख मांगे। ऐसे केसेस में जो आपने एक्ट किया है उससे इतनी ब्लीडिंग या इतनी चोट से कोई आदमी मर सकता है, वहाँ पे नॉलेज का यूज किया जाता है। बट द एक्ट यू हैव डिड शोज द इनएडवरेंट थिंग वेयर यू आर इनडिफरेंसेस टू द रिजल्ट, उस एक्ट को आप रैश कहते हो, रैशनेस कहते हो। सो ये आपका जो है मेंटल एलिमेंट्स की जो स्टेजेस हैं, मेंटल एलिमेंट्स के वर्ड्स हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं। और इसी के साथ आता है 2-3 और प्रिंसिपल या 2-3 और चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए। फर्स्ट है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी। टॉर्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा दैट प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट, और मास्टर आल्सो लाइबल टू द एक्ट ऑफ द सर्वेंट। अगर रोडवेज की ड्राइवर की गलती से अगर किसी बंदे को चोट लगती है तो आप क्लेम जो है वो रोडवेज जो है स्टेट रोडवेज उससे मांगते हो, बिकॉज आप जो प्रिंसिपल ये है कि स्टेट रोडवेज का एम्प्लॉय जो है वो सर्वेंट है एंड रोडवेज जो है दैट इज़ मास्टर, एंड द एक्ट ऑफ द सर्वेंट कैन बी इम्प्यूटेड टू मास्टर। सो जब किसी दूसरे के एक्ट का जो परिणाम आप पे पड़े उसको वाइकेरियस लाइबिलिटी बोलते हैं। बट ये जो वाइकेरियस लाइबिलिटी है दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इनटू द क्रिमिनल लॉ,
बट कुछ सेक्शंस होते हैं जिसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी भी आपका अप्लाई होता है, जैसे कि सेक्शन 153, सेक्शन 150, सेक्शन 154 एंड सेक्शन 155 ऑफ द आईपीसी। उसमें काम कोई और करता है बट जो बंदा उस असेंबली में शामिल होता है दैट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसी तरह से इसी इंटेंशन के साथ एक आता है ज्वाइंट लाइबिलिटी। सपोज ए और बी दो पर्सन हैं और दोनों पर्सन जो हैं वो एक बंदे को डेथ कोज करना चाहता है और उन्होंने प्लान बनाया। ए कहा कि मैं उसको पकड़ लूँगा, बी कहा कि मैं उसको जो है गर्दन काट दूँगा। अब ए जो है उसको पकड़ लेता है उस आदमी को और उसको अपनी क्लचेस से निकलने नहीं देता और बी उसको स्लॉटर कर देता है। ट्रायल के दौरान ए कहता है कि मैंने तो केवल हाथ कोज किए थे और सेक्शन 299 तो कहता है हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, हाथ पकड़ने से थोड़ी किसी की डेथ हो जाती है, मेरे एक्ट का परिणाम नहीं था। ऐसे में सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी कहता है कि ज्वाइंट लाइबिलिटी, और ज्वाइंट लाइबिलिटी में जब उन दोनों की हाथ पकड़ने के पीछे भी इंटेंशन क्या थी, हाथ पकड़ने के पीछे भी इंटेंशन थी टू कॉज द एक्टस रियस दैट इज द डेथ ऑफ द पर्सन। सो ऐसे केस में जब दो से ज़्यादा आदमियों की एक कॉमन इंटेंशन बन जाती है कि वो जो जो कृत्य करेंगे उनका परिणाम डेथ है, जैसे इस एग्जाम्पल में, सो उसको कॉमन इंटेंशन जब होगी तो वो सारे पर्सन विल बी लाइबल फॉर दैट पर्टिकुलर कॉमन इंटेंशन। उस कॉमन इंटेंशन का जो ऑफेंस होगा उसके लिए ही सारे लाइबल होंगे और ऐसा कोई डिफेंस कि मैंने केवल हाथ पकड़े थे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ कॉरपोरेशन। कंपनीज के केस में कैसे क्रिमिनल लाइबिलिटी करेंगे, जैसे कि अगर कंपनी जो है आपका होता है वाटर एक्ट के अंदर, पॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 में बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, क्रिमिनल प्रोविजंस। तो ऐसे में कंपनी के ऊपर कैसे प्रोसिक्यूट करोगे, बिकॉज पहली डिफ़िकल्टी तो कंपनी के केस में आती है कि कंपनी की मेंसरिया नहीं हो सकती, बिकॉज कंपनी तो क्रिएशन ऑफ लॉ होती है और मेंटल एलिमेंट तो केवल सोचने वाले आदमी का ही होता है, वो केवल नेचुरल पर्सन के पास हो सकता है। सेकंड ये है कि अगर कंपनी को आपने प्रोसिक्यूट भी कर दिया तो कॉर्पोरल पनिशमेंट तो दे नहीं सकते, बिकॉज कंपनी के पास ना बॉडी होती है ना जो है मेंटल दिमाग होता है। जैसे कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई काम करती है और उसको अगर आप जेल में डालना चाहो तो किसको डालोगे। सो इस ऐसे में कॉरपोरेशन के केस में एक कॉन्सेप्ट होता है अल्टर ईगो, ALTEREGO। अल्टर ईगो का मतलब होता है कि जो बंदा उस समय कंपनी के चार्ज में होता है, वाज मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द कंपनी, लॉ मानती है कि उस बंदे की ही मेंसरिया थी जिसके कारण वो गलत काम हुआ, जो कि हम देखते हैं लॉ में कि कंपनी द्वारा हुआ। बिकॉज कंपनी कोई भी निर्णय लेती है उसके पीछे कुछ पर्सन्स होते हैं जिसको हम डायरेक्टर या CEO वगैरह कहते हैं, एंड दीज नेचुरल पर्सन आर प्रोटेक्टेड बिकॉज इन द लॉ कंपनी इज ए सेपरेट पर्सन। कंपनी एक लॉ में अलग आर्टिफिशियल पर्सन है। सो अल्टर ईगो कॉन्सेप्ट के अंदर जो बंदा पीछे बैठा हुआ है उसके ऊपर भी जो है उसकी लाइबिलिटी होती है और वो उसके लिए लाइबल होता है। जैसे कि आप कंपटीशन लॉ में सेक्शन 48 आप देखते हो, या आप जो है वाटर एक्ट, एयर एक्ट और बहुत सारे और प्रोविजंस हैं। तो कंपनी के ऑफेंसेस में कंपनी भी लाइबल होती है और उसके साथ में जो बंदा इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ही विल बी लाइबल। लेकिन कंपनी की लाइबिलिटी केवल मॉनिटरी होती है, केवल उन ऑफेंसेस के लिए कंपनी को लाइबल कर सकते हो जिन ऑफेंसेस में सज़ा फाइन है। अगर ऑफेंसेस की सज़ा कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट है, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन या इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, ऐसे केसेस में नहीं कर सकते। लेकिन केवल फाइन का है, ऐसे केसेस में हम पनिश कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा डिस्कशन था
एक्टस रियस मेंस रिया और आप कह सकते हो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के ऊपर।